ये तो हम लोगों को जितना ही जितना, पर उसके बाद सारे देश को जगह जगह पर आंदोलन करने पड़ेंगे। जो एक चीज के बाद दूसरी चीज निकालेंगे, लोगों का इन्होंने शोषण करना। रहते हुए उनका पलना बढ़ना और क्या क्या कहानियां उन्होंने सुनी और कैसा प्रभाव उन पर पड़ा, इसके बारे में कुछ अगर हमें बताएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा। राम राम जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सलाम अलैकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग इतनी देर से इंतजार करते रहे। सॉरी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि शहीद भगत सिंह ने अपने रिश्तेदार उन लोगों को बताया था जो उनके सिद्धांतों पर चलेंगे और जो किसी का शोषण नहीं करेंगे। हर बंदा दूसरे बंदे को अपने बराबर समझेगा और कोई इसको तकलीफ नहीं देगा। उस हिसाब से आप लोग सभी उनके सिद्धांतों पर चलकर ये आंदोलन लड़ रहे हैं, तो मेरे से पहले आप उनके रिश्तेदार हैं। तो मैं आज शहीद भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह के जन्म दिवस पर कुछ उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जरूर बताऊंगी कि कैसी फैमिली से वो आए और कैसे वो भगत सिंह जैसे हीरा कुंदन बन के निकला। तो शहीद भगत सिंह का परिवार जो था, ये पहले इनका गांव खटखट कला नहीं था, अब खटखट कला झंडा भी है। तो ये पहले नारली गांव था जो तंड के बॉर्डर के पास है। तो यहाँ से खटखट कला की लड़की थी और यहाँ का लड़का वहाँ जाकर घर जवाई बन के रहा, और ये इनकी खटखट कला में जो शुरुआत है वो। लेकिन उससे पहले शहीद भगत सिंह की जो फैमिली के नारली से जो फोर फादर थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से अमृत छका था और वो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नए समाज की सृजना की थी जिसमें छूत नहीं थी, जातिवादी कुछ नहीं था। उन्होंने एक खालिस धर्म का निर्माण किया था और वो चीजें उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। आजकल तो उनके गुरु गोविंद सिंह के ख्याल नियमों पर लोग नहीं चलते, वैसे ही मुंह से पाठ करते हैं, ऐसे मानते हैं। लेकिन वो ऐसी फैमिली थी जो उनके ख्यालों से, उनके कहने के अनुसार उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। और उसके बाद मैं सरदार अजीत सिंह के दादाजी फतेह सिंह की बात करूंगी कि उनका संबंध महाराजा रणजीत सिंह से था। महाराजा रणजीत सिंह को वो अपनी सेना भेजते थे जो कहीं भी लड़ाई करनी होती थी। और आपको पता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी और बाद में संधि हुई थी, तो पंजाब में बहुत लेट अंग्रेज गए थे। तो उन्होंने अपनी महाराजा रणजीत सिंह ने उनको काफ़ी जायदाद दी थी और उनको जगीरें लगाई हुई थी। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह का राज खत्म हो गया तो अंग्रेजों ने इनको अपना दुश्मन समझा और इनकी सारी जायदाद वगैरह सब कुछ जब्त कर लिया। तो एक टाइम आया जब 1857 में सारे पंजाब में, ये महापंजाब, हम पंजाब की बात करते हैं तो हम लोग ये छोटे से पंजाब की बात नहीं करते, सारा हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तान में भी जो पंजाब है उसकी बात करते हैं। तो पंजाब ने इसका विरोध किया था क्योंकि पंजाब में ज़्यादा अंग्रेजों के पिट्ठू लोग थे, तो उन्होंने इसका डट के विरोध किया। और सरदार फतेह सिंह ऐसे थे जिन्होंने 1857 की आज़ादी की लड़ाई का डट के साथ दिया था। तो उनको ऑफर आई थी कि आप अगर हमारा अंग्रेज बोले आप हमारा साथ दोगे तो आपकी जो जायदाद को वापस कर दें। तो
वहाँ से उन्होंने कहा कि मेरे को, मैं जमीन के बिना रह सकता हूँ लेकिन अपने देश से गद्दारी करके नहीं रह सकता। ये बात अजीत सिंह के दादाजी तक आई। और ये इनके जो अजीत सिंह के फादर थे सरदार किशन सिंह और सरदार अर्जुन सिंह। सरदार अर्जुन सिंह के 3 बेटे थे, सरदार अजीत सिंह, सरदार किशन सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह। तो इन्हें तीनों बेटों ने अपने, जैसे इनके फादर भी बहुत, सरदार अर्जुन सिंह समाज सेवा में लगे थे। उन्होंने एक समाज सुधार आंदोलन चला था जिसमें वो आर्य समाजी हुए और समाज में उन्होंने छुआछूत, जो सती प्रथा थी, जो ऐसी कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया और समाज में सुधार करने। और आगे तीनों बेटों में वो सभी गुण आए। तो मैं फैमिली, श्री भगत सिंह की फैमिली का इसलिए बता रहे हूँ कि चीज फैमिली से कैसे आती है। तो सरदार किशन सिंह और सरदार अजीत सिंह दोनों ने मिलकर 1803 में मेरे ख्याल में सारे राजाओं को मिले। फिर तो और सभी राजाओं को इसलिए मिले कि राजा कर्नल जो यहाँ का वायसराय था उसने एक मीटिंग रखी थी कि सभी राजा उसकी गुलामी के लिए सुगंध खाएं। तो इन्होंने राजाओं से मिले और उनसे बोले कि आप ऐसा देश से गद्दारी नहीं करो, आप ऐसा नहीं करो। लेकिन राजाओं ने ज़्यादा बात नहीं मानी। उसके बाद दादाजी भाई नौरोजी ने एक बंगाल की आंदोलन के बाद एक सम्मेलन किया और उसमें जो कांग्रेस की उपाध्यक्ष अधिवेशन था उसमें कांग्रेस ने अपना रास्ता थोड़ा बदला। उन्होंने ये कहा, पहले तो अंग्रेजों के साथ चलते थे, हमारा ये सुधार करो, ये सुधार करो, लेकिन उन्होंने वहां से ये रास्ता लिया कि हाँ, ये हमारा, हम भीख नहीं मांग रहे, ये में हमारा हक है, हमें चाहिए और हम अपना शासन आप खुद करेंगे। तो सरदार अजीत सिंह ने इसके लिए कमेटियां बनाई, इसके लिए एक क्रांतिक कीर्तियों का एक समाज, एक संस्था बनाई। तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो इसी बीच जो अंग्रेजों ने कानून पास किया, जो 3 बिल, जैसे आज 3 बिल हैं, ऐसे ही 3 बिल उन्होंने पास किए थे जिससे किसान की जमीन का वो मालिक नहीं था, जिसे उसका बड़ा लड़का ही मालिक होता था, कि अगर उसकी डेथ हो जाए तो छोटा वो सरकार को चली जाती है। और उसके जो पानी नहरों का दिया था उसका भी लगान बढ़ा दिया। तो इसके विरोध में लोगों के अंदर, किसानों के अंदर बड़ा गुस्सा था, लेकिन उनको इकट्ठे लेकर चलने वाला उनको लीडर अजीत सिंह मिल गया। और ये मूवमेंट इतने जोरों से चले, हमारे नानी जी बताते थे कि इतने जोर से चले कि जो बांके दयाल का गाना था ना, पकड़ी संभाल बेटा, और गांव में बच्चा बच्चा गाता था। तो आज की इस आंदोलन को देखो तो उसकी बहुत सिमिलरिटी, बराबरी है। तो वो भी 3 कानून थे और ये भी, वो भी किसानी से जुड़े हुए थे और ये भी। लेकिन तब जब अंग्रेजों का राज था तब कहते थे अंग्रेजों का राज कहीं सूरज नहीं छिपता, इतना सारी दुनिया में राज था। लेकिन उस कानून पर लोगों ने लड़ाई करके उस कानून को वापस करवाया। तो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं। आज 140 साल के बाद भी हम वहीं पर खड़े हैं जहां अजीत सिंह ने किसान आंदोलन छेड़ा था। तो मैं थोड़ी सी और भी इसके बारे में, तो आप जानते हैं कि ये पगड़ी समाज जटा सरदार अजीत सिंह ने, इसके लिए कितनी कुर्बानियां फैमिली ने दी, उसके पीछे क्या था, वो जो लेडीज का जो पार्ट था वो कभी सामने नहीं आया। तो मैं उनको सामने लाना चाहती हूँ कि हमारे समाज में ये पता चले कि इतनी बड़ी क्रांतियाँ लेडीज की सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती।
सरदार अजीत सिंह की शादी की बात जरूर बताऊंगी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि उनकी शादी कैसे हुई। उनके एक फ्रेंड थे वकील धनपत राय थे। धनपत राय वो कसूर के रहने वाले थे। और एक दिन सरदार अजीत सिंह उनके पास गए कि कोई सलाह लेने के लिए मुझे। तो उन्होंने उनसे शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला भैया जी अभी नहीं वे करने। कहते नहीं ये तो करनी चाहिए, अगर अच्छी लड़की मिल जाए तो आपको करनी चाहिए। उन्होंने कंपेल किया और बताया कि मैंने एक अडॉप्ट की हुई बेटी है, उनके बच्चा कोई नहीं था और वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साथी होगी। और वो शादी सूफियों के जो सूफी मत है उसके अनुसार हुई थी। तो उसी दिन बात हुई, उसी दिन शादी हुई और उसी दिन घर ले आए। घर वालों को आके पता चला और उसके बाद उनको एक आध दिन घर में रहे, बुखार आ गया तो उनको बोले कि मैं दवाई लेके आता हूँ तो मैं परसों आ जाऊँगा वापस। तो वो जो अजीत सिंह के वाइफ हरनाम कौर उनका नाम था, हम माँ जी बुलाते थे। तो माँ जी ने मेरे को बताया कि परसों कह के गए थे, परसों ही वापस नहीं आए। 38 साल के बाद 78 ईयर के बाद 47 में वो मार्च में इंडिया पर उनको लिटरेचर लिखने एक छापाखाना बनाया था उन्होंने। जब इस आंदोलन के बाद पगड़ी समाज जटा आंदोलन के बाद उन्होंने एक छापाखाना बनाया था, उससे लिटरेचर छपवाते थे और बाहर की जो अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स थी उनको छुपा के सस्ते दाम में लोगों तक पहुँचाते थे कि आज़ादी क्या चीज़ है, हम कैसे गुलाम हैं, हमारे पास ये क्यों, ऐसी बात है। तो उसका जो प्रधान बनाया था उन्होंने संपादक पहले सरदार स्वर्ण सिंह को बनाया था और उसके बाद सूफी अम्बा प्रसाद ने उस काम को संभाला और सरदार स्वर्ण सिंह को उन्होंने कैद कर लिया। तो उनको सजा हुई और उनकी डेथ जेल में हुई। तब उनकी आयु सिर्फ 23 साल थी और उनकी और उनकी वाइफ भी घर में 21 साल की वाइफ विडो हो गई। वो सरदार अजीत सिंह की वाइफ 20 साल की अपने हस्बैंड को देखे बिना ही सारी जिंदगी बिता और उस हालात में शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ और उनको उनकी माँ ने ये सोचा, माता विद्यावती जी ने, इनके बच्चा नहीं है तो मैं अपने बच्चे इनके पास भेज और बहुत छोटे भगत सिंह को उनके पास छोड़ा। और भगत सिंह के दिमाग पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा जब वो अपनी चाची से पूछते थे कि चाचा जी कब आएंगे, कैसे आएंगे। चाची बताते थे अंग्रेज जाएंगे तब आएंगे। तो जो शुरू से उनका ब्रॉट अप हुआ इन बातों से हुआ और आप उन्होंने उनके जो रिस्पेक्ट थे उनके मन में शहीद भगत सिंह के बहुत थे। और आपको हैरानी होगी कि अंग्रेजों के टाइम में, अब तो मेरे को पता नहीं मैं सुनते, अंग्रेजों के टाइम में तो लास्ट जो अंतिम मुलाकात होती थी ना वो रियल पेरेंट्स की होती थी। तो अंदर से शहीद भगत सिंह ने ये मैसेज भेजा अपने माँ बाप को, अगर चाची जी को नहीं मिलने देते तो आप नहीं आना। और वो लास्ट मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैं उनका, जहाँ मैं आज सरदार अजीत सिंह को याद करती हूँ तो मैं उनके साथ उनकी वाइफ को बड़े मन से याद करती हूँ। मैं उनके पास रही हूँ, मैं चाहे छोटी थी लेकिन उनका दुख दर्द अंदर का मैं जानती हूँ। और मैं हर एक जगह ये बताना चाहूँगी कि जिनका नाम नहीं है उनकी कुर्बानियों तो आप सोच ही नहीं सकते। तो ऐसे एक और बात बताऊँ उस फैमिली की, मैं आज फैमिली की बात करूँ, अगर बाकी तो सारे क्या क्या आंदोलन किए आप पढ़ भी सकते हो कहाँ कहाँ गए। तो जो सरदार अजीत सिंह के
पिता थे, उन्होंने आर्य समाज धर्म अपनाया था, क्योंकि वो समाज सुधार की लहर चली थी और उसमें उन्होंने सुधार करने का निश्चय किया। और वो हिंदू धर्म था। और जो शहीद भगत सिंह के माता जी थी वो सिंध सभ्य जो सरदार थे उस फैमिली से आई थी, और जो चाची जी थी वो मुस्लिम परिवार से आई। तो ये सारी संस्कृतियों का मिलन हुआ। उसमें धर्म क्या है ये भगत सिंह ने बताया कि कोई धर्म तो कोई खराब नहीं है, और सभी धर्म मिलकर जब एक ही धर्म है, उन सभी में मानवता का धर्म। अगर हम मानव की सेवा करते हैं, मानव को अच्छी जिंदगी, एक जिंदगी आती है, अगर हम उसको अच्छी जिंदगी देने में मदद करते हैं तो यही हमारा धर्म है। और उन्होंने आखिर तक ये नहीं कहा, कभी कभी भगवान पे गिला भी था, अगर भगवान है तो इतनी जनता दुखी क्यों है, क्यों एक बंदा दूसरे बंदे का शोषण कर रहा है। तो उन्होंने आखिर तक अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि कोई भी चीज उनको हिला नहीं सकी। कि फांसी होनी है, किसी ने बोला भी आप परमात्मा को याद कर लो, कहते नहीं, ये अब तक मैंने परमात्मा को नहीं माना तो अब भी नहीं मानूंगा, क्योंकि अब तो मैं अपने मतलब के लिए, भगवान सोचेगा ये अपने मतलब के लिए। मैं यही सोचता हूँ कि एक जिंदगी है, यही है, और फांसी के बाद कुछ नहीं है। कोई सहारा नहीं लिया किसी चीज के लिए। हम लोग थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम कहते हैं अच्छा जो नहीं हम चाहे तो परमात्मा ठीक करेगा, परमात्मा का सहारा ले लेते, लेकिन उन्होंने किसी चीज का सहारा नहीं लिया और इतनी उनके अंदर दृढ़ता। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे देशवासियों से, वो उनके चलाए आदर्शों पर चलेंगे। उन्होंने अपना बलिदान दिया इसलिए कि मेरे देश के लोग आजाद रहे, ये गरीबी रेखा से ऊपर आए और सम्मान जीवन व्यतीत करें। लेकिन वक्त की मार देखो क्या हुई कि हमारा देश उनके सपनों पर का तो देश कहाँ आना था, पीछे की तरफ चल बैक गेयर लगा लिया। हम जहाँ पर 140 साल पहले थे आदि में, आज हम लोगों को फिर से उतने उससे भी स्ट्रांग होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो संघर्ष के तरीके हैं वो बदल गए हैं। सरकारें गुंडागर्दी पे उतर आई हैं। सरकारों ने ये सोच लिया है कि ये सब कुछ प्राइवेट कर देना है। उनको कोई भी, मैं मोदी जी की कहूँगी, इससे पिछली सरकारों की मैं कोई सिफत नहीं करूँगी। ये नेता जो है बहुत पहले से चला था और अब सारा एक्सप्लेन हो गया है, एक्सपोज हो गया। तो अब हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, हमें संघर्ष करना है और जीतना है। अदरवाइज हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। एक किसान की बात करते हैं, किसान के नाम से जो आंदोलन चल पड़े, लेकिन सारे देश की जनता इससे अफेक्टेड होगी। इसका इफेक्ट सारी जनता पे पड़ेगा। गरीब तो किसान से ज्यादा भी, मजदूर जो है वो किसान से भी ज्यादा जाएगा, नीचे जाएगा। आप देखते होंगे कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात चली है ना, आज से 40 साल पहले चल चुकी है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं कंपनियां, उन्होंने सारा बिजनेस अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया और बाकी सारी जनता को लेबर बना दिया। और ये 40 साल से ये तजर्बा हो चुका है। जिन मुल्कों में ये चलाया गया उन लोगों में गरीबी, उन मुल्कों में, उन देशों में गरीबी पड़ी है। तो आज हमारे इतनी देर के तजर्बे के बाद भी हमारे देश में ये क्यों शुरू हुआ? ये सभी बिजनेस है। हमारी सरकार, जो राजा होता है वो पिता होता है, हाँ, जनता उसकी संतान होती है, उसके अच्छे भले के लिए सोचता है। लेकिन आज जो हमारे प्रधान हैं वो बिजनेसमैन बन चुके हैं, उन्हें किसी बात पर भी लोगों का ध्यान नहीं। अदरवाइज इतने लोग इकट्ठे हुए, इतनी तकलीफ में रहे,
बारिश में, ठंड में बुजुर्ग लोग और इतने लोग शहीद हो रहे हैं, पर उनको बिल्कुल भी उन पर तरस नहीं आता और दो शब्द कभी भी उन्होंने सिंपैथी के नहीं या अफसोस के नहीं बोले। हमारे समाज में ऐसा है भी, अगर किसी दुश्मन की भी डेथ हो जाती तो हम लोग अफसोस जरूर करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मन में ये बात कभी नहीं है। तो अपनी आज़ादी के लिए हम लोगों को खुद लड़ना है, संघर्ष करना है, शांत में ही करना है। हमारे पास कोई हथियार नहीं, हम सरकार के मुकाबले में हथियारों से नहीं जीत सकते। हमारे पास एक ही हथियार है कि हम लोग सभी इकट्ठे होकर मिल करके सरकार पर प्रेशर डालें। जितने हम ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतना ही प्रेशर होगा। कीड़ी तो लेकर रहा था हमारा भी सरसों के साल का हमारा सहयोग कीड़ी भी देवेगी, है ना। ये तो शुरुआत है। हाँ। ये तो हम लोगों को जीतना ही जीतना, पर उसके बाद भी सारे देश को जगह जगह पर आंदोलन करने पड़ेंगे, क्यों एक चीज के बाद दूसरी चीज निकालेंगे, लोगों का इन्होंने शोषण करना है। सो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, बेनती है कि आप सभी बुजुर्ग और बच्चे ये दोनों को मिलके चलना है। कोई पार्टी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, सिर्फ किसान है, किसान है, मजदूर है। हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे अपनी आज़ादी के लिए, तो जीत जरूर हमारी होगी, जीत लोगों की होगी। वाहिगुरू जी का खालसा।